कहानी का ये 10वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। पुरानी यादों में कोई परिणीता बेजान सी बिस्तर पर लेटी एकटक ऊपर छत पर चल रहे पंखे को घूरे जा रही थी। फिर अचानक मन में एक फैसला करके वो उठी और पर्स उठाकर जाने लगी। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगी कि दरवाजे पर खड़े विराट को देखकर पूरी तरह से चौंक गई। परिणीता चौंक कर बोली, तुम? फिर अगले ही पल वो नफरत भरी आवाज में बोली, क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें मेरे घर का पता किसने दिया? विराट उसकी आंखों में देख कर बोला, अब हम तुम्हें ढूंढ सकते हैं तो तुम्हारे घर का पता लगाने में क्या मुश्किल है? परिणीता गुस्से में बोली, क्यों आए हो यहाँ? विराट बोला, तुम तो हमें देखते ही वहां से ऐसे भागी जैसे कोई भूत देख लिया हो। तुम भूत से कम हो क्या? परिणीता उसे देखकर बुरा सा मुंह बनाकर बोली। तो वो बोला, अगर हम भूत हैं तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि भूत से पीछे छुड़ाना इतना आसान नहीं। क्यों आए हो तुम यहाँ? क्या चाहिए मुझसे? विराट बोला, हमें तुमसे बात करनी थी तो हमें यहाँ तुम्हारे घर आना पड़ा। जिन कदमों से आए हो उन्हीं कदमों से वापस लौट जाओ। मुझे तुम्हारी ना कोई बात सुननी है और ना ही तुम्हारी शक्ल देखनी है। दफा हो जाओ यहाँ से, कहकर परिणीता ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, मगर विराट ने दरवाजा पकड़कर उसे रोक लिया। तो परिणीता को और भी गुस्सा आ गया, मगर विराट शांत स्वर में बोला, बरसों की तलाश के बाद तुम मिली हो हमें, अब तुम्हें छोड़कर जाने की गलती नहीं करेंगे। परिणीता बोली, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? सब कुछ तो लूट लिया तुमने मेरा, अब और क्या चाहते हो? विराट उसकी बात का जवाब दिए बिना ही दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। परिणीता उसे देखकर गुस्से से दांत पीसती रह गई। विराट चारों तरफ देखकर उस छोटे से कमरे का मुआयना करने लगा। कमरा छोटा था, मगर परिणीता ने उसे बड़े सलीके से सजाया था। कमरे की दाईं तरफ एक सिंगल बेड और बेड के नीचे एक लोहे का संदूक था, जिसमें शायद परिणीता अपने पहनने के कपड़े रखती होगी। उसके साथ कोने में एक छोटा सा स्टूल नुमा टेबल रखा था, जिस पर युवराज की एक फ्रेम में जड़ी फोटो रखी थी। सिंगल बेड पर बिस्तर बिछा था और उस पर कॉटन की एक बहुत खूबसूरत चादर बिछी थी। ये था परिणीता का छोटा सा बेडरूम। बेड की दूसरी साइड में दीवार पर एक सेल्फ बनी थी, जिस पर कुछ जरूरी बर्तन और कुछ किचन के सामान के लिए कुछ डिब्बे रखे थे। सेल्फ के नीचे एक थोड़ा बड़ा एक लकड़ी का टेबल था, जिसके ऊपर एक सिंगल गैस का चूल्हा रखा था और टेबल के साइड में गैस सिलेंडर रखा था। ये थी उसकी छोटी सी रसोई। रसोई के बिल्कुल सामने बेड की साइड में बेड के पास दीवार पर एक छोटा सा शीशा टंगा था और शीशे के नीचे लकड़ी की एक तख्ती लगा रखी थी, जिस पर कंघी और नाम मात्र मेकअप का सामान था और नीचे एक प्लास्टिक की टोकरी में कुछ खिलौने पड़े थे। ये था परिणीता का मेकअप और युवराज का प्ले रूम। और शीशे के साथ एक कैलेंडर टंगा था, जिस पर भगवान राम और सीता की तस्वीर बनी थी। कमरे की बाईं तरफ दरवाजे के साइड में एक छोटा सा बच्चों का स्टडी टेबल और कुर्सी रखे थे, जिस पर बैठकर युवराज पढ़ता होगा, और उसके साथ प्लास्टिक की 2 कुर्सी और एक टेबल रखा था, जो शायद किसी आने वाले के बैठने के लिए था। उसी दरवाजे के बिल्कुल सामने की दीवार में एक काले रंग का पर्दा लगा था। विराट ने आगे बढ़कर वो पर्दा जरा सा हटाकर देखा, तो देखा वहां नहाने के लिए एक छोटा सा बाथरूम बनाया हुआ था। उस छोटे से कमरे को ही परिणीता ने पूरा घर बना दिया था। सामान सिर्फ जरूरत भर का था, जिसे बहुत सलीके से रखा गया था और उसे साफ सुथरा रखा गया था। परिणीता के उस नाम मात्र घर को देखकर विराट के दिल में एक टीस सी उठी कि सिर्फ उसकी वजह से परिणीता को इस जगह ऐसे हालात में रहना पड़ रहा है। विराट आगे बढ़कर स्टूल पर रखी युवराज की फोटो उठाकर देखने लगा। परिणीता को विराट पर बहुत गुस्सा आ रहा था और जब उसने युवराज की फोटो उठाई तो परिणीता ने उसके हाथ से वो फोटो छीन ली और गुस्से में बोली, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अब बहुत हो गया, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। दरवाजा खुला है, अब तुम जा सकते हो। पूरे कमरे को अच्छी तरह से देखने के बाद विराट ने परिणीता से पूछा, एक बात बताओ परिणीता, मुंबई शहर का सबसे खूबसूरत बंगला माना जाता है हमारा, जिसकी तुम्हें हम मालकिन बनाना चाहते थे, राजस्थान में अपने महल की रानी बनाना चाहते थे। उस ऑफर को ठुकराकर तुमने इस छोटे से कमरे को अपना आशिया बना लिया, क्यों? परिणीता बोली, सर छुपाने के लिए किसी बंगले या महल की जरूरत नहीं होती, इसके लिए तो घास का बना एक छप्पर ही काफी है। मगर हाँ, उसके दर और दीवार इतने मजबूत होने चाहिए कि तुम जैसे भेड़िए घर के अंदर ना घुस सके। विराट बोला,
भेड़िया और हम? वो हल्के से मुस्कुराया, फिर बोला, मगर हम तो अंदर आ गए, और अगर हम भेड़िया हैं तो अब तक तो हमें तुम्हें खा जाना चाहिए था। विराट की बात से परिणीता चिढ़कर बोली, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहते हो मुझसे? विराट बोला, तुम्हें तुम्हें चाहते हैं हम? तुम्हें अपने साथ ले जाने आए हैं? परिणीता हैरानी से बोली, मुझे साथ ले जाने? कहाँ? विराट बोला, घर, वो घर जो बरसों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उस घर को, उस घर के लोगों को आज भी तुम्हारी जरूरत है। परिणीता बोली, तुम्हें और तुम्हारे घर को किसकी जरूरत है और किसका इंतजार है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। इस वक्त मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो और चले जाओ यहाँ से। अचानक विराट के चेहरे पर उदासी आ गई और वो बेहद गंभीर लहजे में बोला, हम जानते हैं परिणीता कि तुम हमसे नफरत करती हो, और तुम्हें हमसे नफरत भी होनी चाहिए। हम हैं ही तुम्हारी नफरत के लायक। नफरत बहुत छोटा लफ्ज़ है ये तुम्हारे लिए। सच कहूँ तो मैं अब तुमसे नफरत भी नहीं करती, क्योंकि अगर दो इंसानों के बीच नफरत हो तो उनमें एक रिश्ता बन जाता है, नफरत का रिश्ता, और मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहती। विराट बोला, परिणीता ऐसा मत कहो, हमसे नफरत करो, हम पर गुस्सा करो। इतने सालों से हमारे लिए जो गुस्से की आग तुमने अपने दिल में दबा कर रखी है, वो सारी आग आज तुम हम पर निकाल दो। अपनी नफरत के सारे तीर आज हम पर चला दो। परिणीता तुनक कर बोली, अच्छा, मगर उससे क्या होगा? तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। परिणीता बोली, मन शांत हो जाएगा? क्या सच में? प्लीज परिणीता, हमें माफ कर दो और हमारे साथ चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। तुम्हें माफ कर दूं? इतना भी बड़ा दिल नहीं है मेरा जो तुम्हें माफ कर सके। तुमने अपनी 2 पल की हवस मिटाने के लिए मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हो सकता है कि तुम्हारे लिए किसी की इज्जत से खेलना मामूली बात हो, मगर तुम्हारी उस हवस की आग में मेरी जिंदगी जल गई। विराट उदास होकर बोला, प्लीज परिणीता, हमारे प्यार को हवस का नाम मत दो। हम प्यार करते हैं तुमसे, तब भी करते थे, आज भी करते हैं। परिणीता बोली, नाम मत लो प्यार का अपनी जुबान से। गुस्से से चीख पड़ी परिणीता, तुम क्या जानो कि प्यार क्या होता है? प्यार खुशी देने का नाम है, छीनने का नहीं। और तुमने तो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। तुम्हें माफ करना मेरे बस में नहीं। तुम चले जाओ यहाँ से। मैं इससे ज्यादा तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। चले जाओ यहाँ से, प्लीज चले जाओ। ठीक है परिणीता, हम समझ सकते हैं इस वक्त तुम्हारे मन की हालत को, इसलिए फिलहाल अभी हम चलते हैं। हम कल ऑफिस में मिलते हैं। परिणीता चौंक कर बोली, क्या ऑफिस में? तुमसे किसने कहा कि मैं कल ऑफिस आ रही हूँ? विराट बोला, हमें कोई क्यों बताएगा? जिस ऑफिस में तुम पिछले 5 साल से काम कर रही हो, आज वो ऑफिस हमारा है और तुम हमारी एम्प्लॉय हो, और ऑफिस तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। परिणीता बोली, नहीं, मैं ऑफिस नहीं आऊंगी। मैं ये नौकरी छोड़ रही हूँ। ये नौकरी तो क्या, मैं ये शहर भी छोड़ रही हूँ। बच्चों जैसी बातें मत करो परिणीता। ये नौकरी छोड़कर क्या करोगी तुम? कहाँ जाओगी, कहाँ रहोगी? कहीं भी रह लूंगी, कुछ भी कर लूंगी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। विराट बोला, और तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें जाने देंगे? हमने तुमसे कहा ना परिणीता, बरसों की तलाश के बाद तुम हमें मिली हो, तो अब ना हम तुम्हें छोड़कर जाएंगे और ना तुम्हें कहीं जाने देंगे। और परिणीता, ना तुम इस शहर से कहीं जा रही हो और ना ये नौकरी छोड़ रही हो, समझी? तुम रोकोगे मुझे? कैसे भला? और क्या जबरदस्ती ऑफिस ले जाओगे मुझे? विराट बोला, नहीं, तुम खुद आओगी अपनी मर्जी से। परिणीता बोली, और ये चमत्कार कैसे होगा भला? विराट बोला, ये लो, इसे पढ़ो, तुम खुद समझ जाओगी। विराट ने अपनी कोट की जेब में से एक पेपर निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। परिणीता ने प्रश्न भरी नजर से उसे देखा, फिर वो पेपर लेकर पढ़ने लगी। वो पेपर पढ़ते हुए उसके माथे पर गुस्से और हैरानी के मिले जुले भाव उभरे। पेपर पढ़कर परिणीता गुस्से से विराट से बोली, ये क्या है? मतलब क्या है इसका? विराट उससे वो पेपर लेकर बोला, हम समझाते हैं, इसके मुताबिक तुम हमारी बीवी हो और हमसे नाराज होकर हमारे बच्चे को अपने साथ लेकर कहीं चली गई हो, और जो कोई भी इनकी खबर हमें देगा या इनका पता देगा, हम उसे इनाम में 10 लाख रुपये देंगे। फिर क्या है, तुम जहां जहां जाओगी तुम्हारी खबर खुद ब खुद हमारे पास आ जाएगी। 10 लाख रुपए इनाम के लिए लोग खुद तुम्हें हम तक पहुंचाने के लिए ढूंढने लग जाएंगे। और यही नहीं, ये खबर लगातार हर भाषा के और देश के हर न्यूज़पेपर में तब तक छपती रहेगी
जब तक कि तुम हमसे भागना बंद नहीं करोगे। और हाँ, ये खबर तुम्हारी फोटो के साथ टीवी के हर चैनल के हर कमर्शियल ब्रेक में भी दिखाई जाएगी और वक्त के साथ इनाम की रकम भी बढ़ती जाएगी। फिर हमें तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम कहाँ हो ये खबर खुद हम तक पहुंच जाएगी। परिणीता, तुम भागते भागते थक जाओगे, मगर हम तुम्हारा पीछा करते हुए नहीं थकेंगे। तुम्हारे छिपने के लिए ये जमीन भी कम पड़ जाएगी। फिर क्या करोगी तुम? कहाँ तक भागोगी हमसे? सुनकर परिणीता थोड़ी घबरा तो गई, मगर विराट को जताए बिना वो बोली, तुम पागल हो क्या? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? परिणीता, हमें बस एक मौका दो, हम साबित कर देंगे कि हमारा प्यार उतना ही पाक है जितना कि। मुझे नहीं जानना। परिणीता बीच में ही चीख पड़ी, मुझे कुछ नहीं जानना। मुझे लूटने के बाद भी क्या मन नहीं भरा तुम्हारा, जो अब भी मेरी जिंदगी हराम करने आ गई? परिणीता, हम मानते हैं कि हम गुनहगार हैं तुम्हारे, मगर हमें अपनी सफाई देने का एक मौका तो दो। परिणीता बोली, मौका दूं तुम्हें, ताकि तुम फिर से मुझे बर्बाद कर सको? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो मेरा पीछा और जी लेने दो हमें। परिणीता गुस्से से विराट की तरफ पीट करके खड़ी हो गई तो वो बोला, ठीक है परिणीता, इस वक्त हम जा रहे हैं, मगर हमारी नजर हर वक्त तुम पर रहेगी। भागने की अगर कोशिश भी करोगी तो तुम हमसे भाग नहीं पाओगी। तुम जहां जहां जाओगी हमें अपने सामने पाओगी। इसलिए जिद छोड़ो और कल चुपचाप ऑफिस आ जाओ। हम कल ऑफिस में तुम्हारा इंतजार करेंगे। विराट पलटकर जाने लगा तो परिणीता उसकी तरफ पलटकर उससे बोली, मैं नहीं आऊंगी। तुम्हें जो करना है तुम कर लो, मगर तुम जबरदस्ती मुझे ऑफिस आने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। विराट फिर पलटा और गहरी नजर से उसे देखकर बोला, हम कुछ भी कर सकते हैं परिणीता। अगर तुम जिद्दी हो तो हम भी तुमसे कम नहीं हैं। परिणीता बोली, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, तुम चाहते क्या हो मुझसे? विराट बोला, जान जाओगी जब हमें समझने की कोशिश करोगी। मुझे तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं है। विराट बोला, परिणीता तुम हमसे डर क्यों रही हो? परिणीता चौंक कर बोली, क्या मैं और तुमसे डरूंगी? क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, ये डर ही तो है जो तुम हमें देखते ही यहाँ से भागने को तैयार हो गई। परिणीता बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं क्यों डरूंगी तुमसे? शायद तुम डर रही हो कि हमारे साथ रहते हुए कहीं तुम्हें हमसे प्यार ना हो जाए। क्या? विराट की बात सुनकर परिणीता बुरी तरह से चौंक गई। ये गलतफहमी कैसे हो गई तुम्हें मिस्टर राठौड़? ख्वाबों से निकलकर हकीकत की जमीन पर आओ। मैं और तुमसे प्यार करूंगी। मेरा रोम रोम तुमसे नफरत करता है और तुम कहते हो कि अगर ये मजाक है तो बहुत ही घटिया मजाक है। विराट बोला, परिणीता, अगर प्यार की इंतहा नफरत है तो नफरत की इंतहा प्यार है। तुम्हें डर है कि हमारे साथ रहकर तुम्हारी नफरत हमारे प्यार से कहीं हार ना जाए। विराट की बातों से चुटकर परिणीता बोली, विराट तुम चले जाओ यहाँ से, वरना मैं यहाँ अपने मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा कर लूंगी और फिर वो लोग तुम्हारा जो हाल करेंगे वो तुम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, हम चलते हैं, मगर हमारी बात पर गौर जरूर करना। परिणीता एकदम गुस्से से कुछ बोलने वाली थी तो विराट वहां से चला गया। वो तो चला गया, मगर परिणीता उसकी बात से थोड़ी परेशान हो गई थी। आखिर विराट को अब उससे क्या चाहिए? वो क्यों उसके पीछे पड़ा है? पूरा दिन परिणीता सोचती रही कि अब वो क्या करे। अगर विराट ने अपने कहे मुताबिक ही किया तो उसका कहीं भी चैन से रहना दुर्भर हो जाएगा। वो जहां भी जाएगी इनाम के पैसों के लिए लोग उसकी खबर विराट तक पहुंचा देंगे। किस किस की नजरों से वो खुद को बचाएगी और कब तक बचाती रहेगी? यहाँ के लोग अच्छे हैं, हमेशा उसकी मदद करते हैं। पता नहीं दूसरी जगह कैसे लोग मिले, मगर यहाँ से जाना तो उसे होगा। विराट जैसे इंसान के साथ वो काम नहीं करेगी। पता नहीं अब वो उससे क्या चाहता है। पता नहीं क्या नया जाल बुनकर आया है, मगर अब वो उसकी किसी भी जाल में नहीं फंसेगी। अब वो उसे अपनी जिंदगी से खेलने नहीं देगी, किसी भी हाल में नहीं। आधी रात के वक्त जब सब लोग सो गए तो परिणीता सो रहे युवराज को अपने कंधे से लगाकर और दूसरे कंधे पर एक बैग टांग कर घर से निकली और दरवाजा बंद करके चुपचाप कहीं जाने लगी। वो अभी कुछ दूरी पर ही गई होगी कि अचानक उसके सामने एक लंबा चौड़ा आदमी आकर रुका और उससे बोला, मैडम ये लीजिए। वो आदमी एक मोबाइल फोन परिणीता की तरफ बढ़ाकर बोला तो परिणीता बोली, तुम कौन हो और इसे मुझे क्यों दे रहे हो? आदमी बोला, मुझे ऑर्डर मिला है आपको देने के लिए। परिणीता बोली, मगर ये मेरा नहीं है, मैं इसे नहीं लूंगी। आदमी बोला, आप इसे ले लीजिए मैडम, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी।
अरे ये क्या बदतमीजी है, तुम हो कौन और किसने भेजा है तुम्हें? वो आदमी परिणीता को जबरदस्ती फोन पकड़ाकर वहां से भाग गया। परिणीता ने काफी बोझ पकड़ा हुआ था, उसके एक कंधे से लटकर युवराज सो रहा था तो दूसरे कंधे पर उसके बैग टंगा था। अपने हाथ में फोन पकड़कर वो अभी कुछ समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी फोन की घंटी बज उठी। परिणीता ने नंबर देखा, कोई अनजाना नंबर था। उसने अपना बैग नीचे रखा और फोन को ओके करके उसे अपने कान से लगाकर बोली, हेलो। तो भागने के लिए तैयार हो तुम? दूसरी तरफ से विराट की आवाज सुनकर परिणीता बुरी तरह से चौंक गई। परिणीता बोली, तुम, ये क्या बदतमीजी है? तुमने मुझे ये फोन क्यों भेजा है? विराट बोला, इस वक्त तुम क्या कर रही हो? परिणीता बोली, तुमसे बात कर रही हूँ, और क्या कर रही हूँ? विराट बोला, तो बस इसीलिए भेजो? परिणीता गुस्से में बोली, मुझे तुम्हारी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। परिणीता ने फोन फेंकने की कोशिश की तो विराट एकदम से बोला, परिणीता, फोन मत फेंकना और ज्यादा चिल्लाकर बात मत करो, वरना युवराज जाग जाएगा जो इस वक्त तुम्हारे कंधे से लगकर आराम से सो रहा है। परिणीता ने हैरानी से इधर उधर देखते हुए कहा, तुम कहाँ हो? तुम मुझे देख रहे हो क्या? विराट बोला, हमने तुमसे कहा था ना परिणीता, हमारी नजर हर वक्त तुम पर रहेगी। तुम जहां जहां जाओगी हमें ही पाओगी। तुम मेरी जासूसी कर रहे हो? नहीं, बस तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं। अब इतनी रात को तुम घर से भागोगी तो हमें तुम्हारे साथ तो रहना ही पड़ेगा ना। अगर इतनी रात को तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई तो? मतलब तुम मेरे साथ चलोगे? विराट बोला, जहां तुम वहां हम। बकवास बंद करो, मैं तुम्हारे कारण ही यहाँ से जा रही हूँ और तुम ही मेरे साथ चलोगे। विराट मुस्कुरा कर बोला, तेरे साथ चलेंगे हम, बन के तेरा साया। शट अप, कहकर परिणीता ने गुस्से से फोन दूर पटक दिया और वापस अपने घर के अंदर चली गई। अगले दिन गुस्से से दनदनाती हुई परिणीता ऑफिस पहुंची और एकदम से विराट के केबिन में चली गई। उस वक्त वो अपने केबिन में ही था। वो जानता था कि आज परिणीता उससे मिलने ऑफिस जरूर आएगी, इसलिए आज वो रोज से थोड़ा जल्दी ऑफिस आ गया था। परिणीता उसे देखकर गुस्से में बोली, तुम अपने आप को समझते क्या हो? जब चाहे मेरी जिंदगी में आओगे और जैसे चाहे मेरे साथ खेलोगे और कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। विराट बोला, क्या बात है परिणीता, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? और ये तुम्हारा घर नहीं, हमारा ऑफिस है और हम तुम्हारे बॉस हैं। यहाँ ऊंची आवाज में बात करने का हक सिर्फ हमें है और किसी को नहीं। परिणीता ने गुस्से भरे अंदाज में कहा, भाड़ में गए तुम और तुम्हारा ऑफिस। मैं ये नौकरी छोड़ रही हूँ। आज से मेरा तुमसे और तुम्हारे इस ऑफिस से कोई वास्ता नहीं है। ये रहा मेरे रिजाइन लेटर। परिणीता अपने रिजाइन लेटर उसे देते हुए बोली। विराट उससे वो रिजाइन लेटर लेकर उसे खोलकर पढ़ने लगा, फिर मुस्कुराकर बोला, अच्छा है, अच्छी राइटिंग है तुम्हारी, मगर परिणीता तुम ऐसे ये जॉब नहीं छोड़ सकती। ये जॉब छोड़ने से पहले तुम्हें नोटिस देना होगा, फिर नोटिस देने के 2 महीने बाद ही ये जॉब छोड़ सकती हो। तो 2 महीने से पहले तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। परिणीता चौंक कर बोली, क्या? इसका क्या मतलब है? मतलब कंपनी की नई पॉलिसी है कि हर एम्प्लॉय को जॉब छोड़ने से 2 महीने पहले नोटिस देना होगा, ताकि कंपनी जॉब छोड़ने वाले की जगह किसी और का इंतजाम कर ले और उस नए एम्प्लॉय को काम समझने का वक्त भी मिल जाए। इससे कंपनी के काम में कोई रुकावट नहीं होगी और कंपनी को नुकसान भी नहीं होगा। परिणीता बोली, मगर पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। ये नई पॉलिसी है जो हमने बनाई है और इस एग्रीमेंट पर तुम सबके साइन भी हैं। ये देखो, ये रहे तुम्हारे साइन। विराट ने एक फाइल खोलकर परिणीता के आगे रख दी। परिणीता ने देखा तो वो उसके अपने साइन थे। दरअसल विराट ने अपने आने से पहले ही अपनी भेजी गई टीम के जरिए इस नई पॉलिसी के पेपर्स पर सारे स्टाफ के साइन करा लिए थे। परिणीता बोली, और अगर इसे मैं ना मानूं तो? अभी नौकरी छोड़कर जाऊं तो? विराट बोला, तो तुम्हारे अचानक नौकरी छोड़ने से कंपनी को जो नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई तुम्हें करनी होगी। नौकरी छोड़ने से पहले तुम्हें एक साथ पूरे 2 साल की सैलरी कंपनी के अकाउंट में जमा करवानी होगी, फिर तुम ये नौकरी छोड़कर जा सकती हो। परिणीता चौंक कर बोली, पूरे 2 साल की सैलरी? विराट बोला, कंपनी को नुकसान तो इससे ज्यादा का होगा, मगर खैर तुम्हारे लिए इतनी रियायत तो की ही जा सकती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं कहाँ से लाऊंगी एक साथ इतने पैसे? तो मत छोड़ो या फिर 2 महीने का नोटिस पीरियड पूरा कर दो। परिणीता कुछ सोच कर बोली, और अगर मैं ये दोनों ना करूं तो? विराट बोला, हम एक बिजनेसमैन हैं,
सब कुछ सह सकते हैं मगर बिजनेस में नुकसान नहीं सह सकते। कंपनी का नुकसान तो तुम्हें पूरा करना ही पड़ेगा, फिर वो चाहे तुम्हें कोर्ट ले जाकर ही क्यों ना करना पड़े। परिणीता उसको घूर कर बोली, क्या तुम मुझे कोर्ट ले जाओगे? विराट बोला, बिल्कुल नहीं, हम तुम्हें कोर्ट नहीं ले जाना चाहते, हमारी कंपनी की पॉलिसी लेकर जाएगी। परिणीता बोली, तुमने जानबूझकर ये पॉलिसी बनाई है सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए। विराट बोला, नहीं परिणीता, हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम जल्दबाजी में कोई गलत कदम ना उठा लो। जब भी तुम मेरी जिंदगी में आए हो, बर्बादी का सैलाब बनकर आए हो। मेरी जिंदगी तबाह करने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं मिला क्या, जो यहाँ भी चले आए? विराट बोला, हमारी वजह से तुमने जो दुख सहे हैं उनसे हम अनजान नहीं हैं। हम उस वक्त को बदल तो नहीं सकते, मगर तुम्हें अगर हम कोई खुशी दे पाए तो हम समझेंगे कि हमारा प्रायश्चित पूरा हुआ। परिणीता बोली, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन परिणीता, हमें 2 महीने तक तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। परिणीता गुस्से में बोली, देखो तुम्हें जो करना है वो तुम कर लो, मगर मैं अपना फैसला हरगिज नहीं बदलूंगी। परिणीता दो टूक अपना फैसला विराट को सुनाकर वहां से जाने लगी तो विराट बोला, तुम्हें डर किस बात का है परिणीता? किस लिए डर रही हो तुम? इस बात का डर है ना कि कहीं तुम्हें हमसे प्यार ना हो जाए। हमसे प्यार होने से डरती हो? विराट की बात से परिणीता ने उसे खा जाने वाली नसों से देखा और गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, प्यार और तुमसे वो तो कभी हो ही नहीं सकता। विराट अपनी कुर्सी से उठकर परिणीता के पास आकर बोला, तो फिर हमारे साथ काम करने से इतना घबरा क्यों रही हो? या फिर तुम हमसे इसलिए डर रही हो कि कहीं हम तुम्हारे साथ फिर से कुछ? परिणीता उसे घूर कर बोली, नहीं मैं डर नहीं रही, क्योंकि अब मैं वो परिणीता नहीं रही जिसे बड़ी आसानी से तुमने लूट लिया। अब मैं बदल गई हूँ, अब तुम जैसे भेड़ियों से अपनी रक्षा करना जानती हूँ। तो फिर हमारे साथ काम करने में दिक्कत क्या है? अगर तुम्हें खुद पर इतना ही भरोसा है तो फिर क्यों ये नौकरी छोड़ रही हो? क्यों ये शहर छोड़कर जाना चाहती हो? हमसे डर कर ही ना। परिणीता को विराट पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी बातों से उसे चिढ़ हो रही थी, वो गुस्से से अपने दांत पीस रही थी। विराट उसके गुस्से को और भड़काता हुआ आगे बोला, हम समझते हैं परिणीता, दो इंसान जब साथ काम करते हैं तो प्यार हो ही जाता है, जैसे हमें तुमसे हो गया था। क्या पता हमारे साथ रहते हुए तुम्हें भी हमसे प्यार हो जाए और तुम हमारी बनने के लिए मजबूर हो जाओ। परिणीता विराट को गुस्से से घूरते हुए बोली, 2 महीने ना, ठीक है, मैं यहाँ 2 महीने काम करूंगी और ये साबित कर दूंगी कि मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करती हूँ और करती रहूंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। विराट बोला, शर्त? कैसी शर्त? 2 महीने के बाद तुम मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चले जाओगे। मैं कहीं भी जाऊं तुम मेरा पीछा नहीं करोगे। बोलो, है मंजूर मेरी ये शर्त? विराट बोला, मंजूर है, लेकिन अगर तुम्हें हमसे प्यार हो गया तो? विराट बोली, दुनिया में आखिरी मर्द भी रह जाओगे ना तो भी मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, समझे? विराट बोला, तो ठीक है, इन 2 महीनों में अगर तुमने हमें माफ नहीं किया तो हम तुमसे वादा करते हैं कि हम हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर चले जाएंगे और फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। तुम्हारी नफरत को अपने गुनाह की सजा मानकर जिंदगी भर प्रायश्चित करते रहेंगे। परिणीता बोली, मैं तुम्हारी बात पर यकीन कैसे करूं? फिर परिणीता विराट के टेबल से नोट पैड और पेन उठाकर उसे देते हुए बोली, ये लो, अपने ये शब्द इस पर लिख कर दो। विराट ने नोट पैड को देखा, फिर परिणीता को देखा, फिर होले से मुस्कुराकर वो नोट पैड पकड़ा और उस पर अपने साइन करके बोला, लो, हमने साइन कर दी हैं, अब इस पर तुम जो चाहे लिख लो। परिणीता विराट के हाथ से उसका साइन क्यों हुआ वो नोट पैड लेकर उस पर उसके साइन देखकर हैरान होकर बोली, तुमने ब्लैंक पेपर पर साइन कर दिए, इसका मतलब जानते हो मैं तुम्हें एक चुटकी में बर्बाद कर सकती हूँ। विराट बोला, जो पहले से ही बर्बाद है उसे और क्या बर्बाद करोगी? हम ये जिंदगी तुम्हारे नाम कर चुके हैं, तो ये दौलत क्या चीज है? परिणीता बोली, तुमने ये खाली कागज पर अपने साइन करके अपने हाथ काट कर मुझे दे दिए हैं, मैं जब चाहे तुम्हें अपने कदमों में ला सकती हूँ। परिणीता की बात सुनकर अचानक विराट परिणीता के सामने उसके पैरों पर अपने घुटनों के बल बैठ गया और उससे बोला, तुम कहो तो जिंदगी भर ऐसे ही तुम्हारे कदमों में पड़ा रहूं, इस उम्मीद में कि काश कभी तो तुम हमें माफ करोगी। परिणीता एकदम पीछे को हट गई और बोली, ये क्या कर रहे हो? उठो, कोई आ जाएगा।
देखो, मुझे तुम्हारे इन ड्रामों से कुछ लेना देना नहीं है। मैं बस 2 महीने यहाँ काम करूंगी, उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, समझ गई ना? इतना कहकर परिणीता केबिन से बाहर निकल गई। विराट उसे जाते हुए देखकर उदास होकर खुद से बोला, इन 2 महीनों में हमारी तकदीर का फैसला होगा कि हमारे प्यार की कश्ती किनारे लगेगी या डूबेगी। परिणीता, हम जानते हैं कि हमारा यहाँ होना तुम्हें बहुत तकलीफ दे रहा है, मगर तुम जिंदगी भर तकलीफ में ना रहो, इसलिए तुम्हें ये तकलीफ बर्दाश्त करनी ही होगी। परिणीता अपने टेबल पर आकर गुस्से में कुर्सी खींचकर बैठ गई। ज्यादा सोचने और गुस्से की अधिकता से उसका सिर दर्द होने लगा। वो अपने टेबल पर दोनों कोहिनूर टिकाकर अपना सिर पकड़कर बैठ गई। पूनम कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्या बात है परिणीता, क्यों इतनी परेशान हो? कल भी तुम ऑफिस से अचानक चली गई और आज भी आते ही बॉस के केबिन में चली गई और अब यहाँ परेशान सी बैठी हो। कुछ हुआ है क्या? परिणीता अपने आप में खोई सी आवाज में बोली, जिंदगी फिर वही तूफान लेकर आई है। न जाने किस्मत में और कितनी ठोकरें लिखी हैं। पूनम उसे अचरज से देखकर बोली, तुम क्या कह रही हो परिणीता? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ है तुम्हारे साथ जो तुम इतनी डिस्टर्ब हो? परिणीता बोली, अतीत का साया वर्तमान को बिखेरने फिर से आया है। पूनम कुछ ना समझते हुए बोली, अतीत वर्तमान क्या मतलब? परिणीता बोली, कुछ नहीं पूनम, शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज तुम यहाँ संभाल लेना, मैं घर जा रही हूँ। पूनम के जवाब देने से पहले ही परिणीता वहां से उठकर चली गई। रात को विराट अपने बिस्तर पर बैठा कुछ पढ़ रहा था कि तभी उसके मोबाइल की रिंग बज उठी। उसने फोन उठाकर देखा। नंबर देखकर उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। गुड इवनिंग दादी माँ, कैसी हैं आप? दादी माँ बोली, गुड इवनिंग के बच्चे, बात मत करें आप हमसे। विराट बोला, अरे क्या हुआ, क्यों नाराज हैं आप हमसे? दादी माँ बोली, नाराज ना हो तो और क्या करें, वहां जाकर आप इतने बिजी हो गए कि अपनी दादी माँ को तो जैसे भूल ही गए। विराट बोला, ये कैसे हो सकता है, हम आपको कभी नहीं भूल सकते हैं दादी माँ। दादी माँ बोली, बातें मत बनाइए। अच्छा ये बताइए, जब से आप गए हैं हमें कितनी बार फोन किया है? ओ आई एम सॉरी दादी माँ, दरअसल ऑफिस के काम में पूरा दिन वक्त ही नहीं मिलता और रात को आप डिस्टर्ब ना हो इसलिए नहीं करते। बताइए कैसी हैं आप और आपकी तबीयत कैसी है? दादी माँ बोली, हमारी बात छोड़िए, आप ये बताइए आप परिणीता से मिले क्या? कैसी है वो? आपकी बात हुई उससे? दादी माँ के पूछने पर विराट ने उन्हें सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर दादी माँ बोली, हमने तो पहले ही कहा था कि वो इतनी आसानी से आपको माफ नहीं करेगी, मगर विराट आपने उसे रोकने का जो तरीका अपनाया क्या वो सही था? ऐसे तो वो आपसे और भी ज्यादा नाराज हो जाएगी। विराट बोला, जानते हैं दादी माँ, मगर उसे रोकने का और कोई रास्ता नहीं था। जल्दबाजी में हमें जो सूझा हमने कह दिया। वो तो हमसे इतनी नफरत करती है कि हमारी बात सुनना तो दूर, हमारी शक्ल तक देखना भी पसंद नहीं करती। दादी माँ बोली, और हमारा राठौड़ खानदान का वारिस कैसा है? विराट युवराज को याद करके खुश होकर बोला, इतना प्यारा और मासूम है दादी माँ कि देखकर मन ही नहीं भरता और इतनी प्यारी बातें करता है कि उसकी बातों में कब वक्त गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। दादी माँ, बहुत तकलीफ होती है जब वो हमें अंकल कहता है। दादी माँ बोली, तो आपने उसे बताया क्यों नहीं कि आप उसके अंकल नहीं उसके पापा हो? विराट बोला, नहीं अभी नहीं, परिणीता उससे बहुत प्यार करती है दादी माँ। उसकी जिंदगी उसकी दुनिया ही युवराज है। हम नहीं चाहते कि वो इस बात से इनसिक्योर हो कि हम उससे युवराज को छीनने आए हैं। दादी माँ बोली, लेकिन आप उससे युवराज को क्यों छीनेंगे? आप तो उससे शादी करना चाहते हो ना? ये हमारी चाहत है, उसकी नहीं। वो तो आज भी हमसे दूर भागना चाहती है। दादी माँ बोली, ऐसा कब तक चलेगा विराट? वो आपसे दूर भागती रहेगी और आप दीवानों की तरह उसका पीछा करते रहेंगे। आखिर कब तक? आप क्यों परेशान होती हैं दादी माँ? आप चिंता मत कीजिए, अब वो कहीं नहीं जाएगी, हम उसे जाने ही नहीं देंगे। दादी माँ बोली, अगर इन 2 महीनों में वो नहीं मानी तो? आप इतना मत सोचिए दादी माँ, बस इतना याद रखिए कि अब हम उसे कहीं जाने नहीं देंगे। जो तकलीफें वो सह चुकी है अब हम उसे वो सब सहने नहीं देंगे। फिर विराट ने फोन रख दिया और सोने की तैयारी करने लगा। विराट युवराज से मिलने उसके स्कूल अक्सर जाने लगा। वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। युवराज विराट से अपने पापा के बारे में कई सवाल पूछता तो विराट उसे उसके पापा के बारे में बताता।
विराट युवराज को खुश करने के लिए उसके साथ तरह तरह के खेल खेलता। युवराज विराट के साथ बहुत खुश रहता था। एक दिन छुट्टी के बाद विराट युवराज को घुमाने ले गया। वो दोनों देर तक घूमते रहे। विराट ने युवराज को उसकी मनपसंद चीजें खिलाई और ढेर सारे कीमती खिलौने भी लेकर दिए। युवराज को विराट के साथ बहुत मजा आ रहा था और विराट भी युवराज के साथ बहुत खुश था। इधर युवराज का रिक्शा वाला युवराज के ना मिलने पर परेशान था। उसे स्कूल के गार्ड ने बताया कि युवराज एक गाड़ी वाले के साथ चला गया। रिक्शा वाले ने परिणीता को ऑफिस फोन करके बताया कि युवराज पता नहीं कहाँ चला गया। यह बात सुनकर परिणीता एकदम से घबरा गई और युवराज को ढूंढने निकल पड़ी। उसने हर जगह युवराज को देखा, उसके स्कूल में, उसके दोस्तों के घर, जान पहचान की हर जगह, मगर युवराज उसे कहीं नहीं मिला। उसे ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, फिर रात होने को आई, मगर उसे युवराज कहीं नहीं मिला। फिर वो युवराज के खो जाने की रिपोर्ट पुलिस को देकर थक हार कर जब घर वापस आई तो युवराज घर पर उसका इंतजार कर रहा था। युवराज को सही सलामत अपने सामने देखकर परिणीता ने एकदम से उसे अपने सीने से लगा लिया और प्यार किया। फिर उससे बोली, कहाँ चला गया था? किसके साथ गया था? तूने ये भी नहीं सोचा कि तेरे इस तरह से ना मिलने से मुझ पर क्या गुजरेगी? कितना डर गई थी मैं, पता है तुझे? युवराज बोला, आई एम सॉरी मम्मा। परिणीता बोली, सॉरी? कितनी आसानी से तुमने सॉरी कह दिया, मगर इन चंद घंटों में मेरी क्या हालत हुई है ये मैं ही जानती हूँ। युवराज, तुम जानते हो ना, तुम्हारे सिवा मेरा और कोई नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। परिणीता को रोते देखकर युवराज अपने कान पकड़कर उससे बोला, सॉरी मम्मा, हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज हमें माफ कर दो ना मम्मा। युवराज अपने कान पकड़कर उसके सामने खड़ा हो गया। युवराज का मासूम सा चेहरा देखकर परिणीता को उस पर प्यार आ गया और प्यार से उसे गले से लगा लिया। मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती हैं बेटा, तुम अपनी मम्मा से कभी दूर मत जाना। युवराज बोला, हम भी अपनी मम्मा से बहुत प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा। युवराज परिणीता से लिपट गया। जब परिणीता की नजर कीमती खिलौनों पर पड़ी तो इतने कीमती खिलौने देखकर परिणीता ताज्जुब में पड़ गई। उसके घर में इतने कीमती खिलौने कहाँ से आए? उसने युवराज से पूछा, युवराज ये खिलौने किसके हैं? युवराज बोला, हमारे हैं, अंकल ने लेकर दिए। परिणीता बोली, अंकल? कौन अंकल? युवराज बोला, वही अंकल जो आज हमें घुमाने ले गए थे। पता है मम्मा, अंकल ने हमें कितनी अच्छी अच्छी जगह घुमाया, कितनी अच्छी अच्छी चीजें भी खिलाई और इतने सारे खिलौने दिलाए। परिणीता हैरान होकर बोली, कौन तुम्हें घुमाने ले गया था? और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अनजान लोगों से बात मत किया करो, फिर तुम क्यों गए थे किसी के साथ? मगर मम्मा, वो अंकल तो स्ट्रेंजर नहीं है, वो पापा के दोस्त हैं और वो आपको भी जानते हैं। परिणीता बोली, क्या? सुनकर बुरी तरह से चौंक गई परिणीता। पापा के दोस्त? युवराज बोला, हाँ, उन्होंने हमें बताया कि वो पापा के साथ ही काम करते हैं और उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया है कि वो जल्दी हमें हमारे पापा से मिलवाएंगे। परिणीता का माथा ठनका कि कहीं युवराज से मिलने वाला विराट तो नहीं। उसे याद आया कि आज दोपहर से विराट भी ऑफिस में नहीं था। परिणीता बोली, युवराज, तुम जिसके साथ घूमने गए थे उसका नाम क्या था? युवराज बोला, नाम? उन्होंने नाम तो बताया ही नहीं, हम कल उनसे उनका नाम पूछ लेंगे। कोई जरूरत नहीं। परिणीता एकदम से चीख पड़ी। वो समझ चुकी थी कि युवराज को घुमाने ले जाने वाला कोई और नहीं, विराट ही था, जो उसकी चोरी से युवराज से मिलकर उसे बहकाने की कोशिश कर रहा है। मेरी एक बात सुन लो युवराज, तुम उस आदमी से फिर कभी नहीं मिलोगे, कभी उसके पास भी नहीं जाओगे, उसे देखोगे भी नहीं। सुना तुमने? परिणीता को गुस्से में देखकर युवराज सहम गया। युवराज सहम कर बोला, मगर क्यों मम्मा, वो अंकल तो बहुत अच्छे हैं और वो स्ट्रेंजर भी नहीं है। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम उससे नहीं मिलोगे तो नहीं मिलोगे, समझे? फिर परिणीता ने सारे खिलौने उठाकर बैग में डाल दिए। युवराज का मासूम मन परिणीता के गुस्से को समझ नहीं पा रहा था। उसने सहमी सी आवाज में कुछ कहने की कोशिश की, मगर माँ, कोई सवाल नहीं और कोई जवाब नहीं। जो तुमसे कहा है तुम वो करो। और हाँ, इन खिलौनों को तुम हाथ भी नहीं लगाओगे। तुम जितने कहोगे मैं तुम्हें उतने खिलौने लाकर दूंगी, मगर इन खिलौनों को तुम मत छूना। सुन लिया ना तुमने? परिणीता को गुस्से में देखकर युवराज ने हाँ में गर्दन हिला दी। अगले दिन परिणीता ने जल्दी जल्दी घर का सारा काम किया। युवराज को तैयार करके स्कूल भेजकर रोज से थोड़ा पहले ही ऑफिस के गेस्ट रूम के लिए निकल पड़ी, क्योंकि अभी विराट ऑफिस के गेस्ट रूम में रह रहा था। क्योंकि विराट के दिल्ली वाले बंगले में कुछ वर्क चल रहा था, वो गेस्ट रूम ऑफिस से 10-15 मिनट की दूरी पर था।
परिणीता गेस्ट हाउस पहुंच गई। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और दर्द के आंसू भी थे। उसके हाथ में खिलौनों का वही बैग था जो खिलौने विराट ने युवराज को दिए थे। विराट हॉल में बैठा कॉफी के घूंट पीने के साथ साथ अखबार में से दुनिया की खबरें पढ़ रहा था। अचानक से उसके आगे एक बैग आकर गिरा। बैग गिरने के साथ उसमें रखे खिलौने निकलकर नीचे जमीन में गिर गए। विराट ने हैरानी से बिखरे खिलौनों को देखा, फिर अपने सामने गुस्से से पुकारती हुई परिणीता को देखा जो अंगारे बरसाती हुई नजरों से उसे देख रही थी। विराट उठकर खड़ा हो गया और बोला, ये क्या बदतमीजी है परिणीता? परिणीता गुस्से में बोली, यही सवाल मैं तुमसे करना चाहती हूँ कि ये क्या बदतमीजी है? हुआ क्या है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? परिणीता बोली, ये तुम पूछ रहे हो? मेरी जिंदगी में आग लगाकर पूछ रहे हो कि परिणीता तुम जल क्यों रही हो? विराट बोला, परिणीता हमें बताओ बात क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी मर्जी के बिना मेरे बेटे से मिलने की, उसे घुमाने ले जाने की? उसे ये खिलौने दिलाकर क्या साबित करना चाहते हो तुम कि मैं अपने बेटे की जरूरतें पूरी नहीं कर सकती? विराट बोला, ऐसी बात नहीं है परिणीता, तुम हमें गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें जितना समझना था समझ चुकी, अब और समझने की ताकत नहीं है मुझ में। तो प्लीज दूर रहो हमारी जिंदगी से, जी लेने दो मुझे चैन से। दोबारा मेरे बेटे से मिलने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विराट बोला, परिणीता युवराज हमारा बेटा भी है, तुम हमें उससे मिलने से नहीं रोक सकती। परिणीता गुस्से में बोली, खबरदार, अगर तुमने उसे अपना बेटा कहा तो तुमसे किसने कह दिया कि युवराज तुम्हारा बेटा है? और क्या सबूत है तुम्हारे पास कि युवराज तुम्हारा ही बेटा है? अपने खून को पहचानने के लिए किसी सबूत या गवाह की जरूरत नहीं पड़ती। हम जानते हैं कि युवराज हमारा बेटा है। परिणीता बोली, नहीं, तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं लगता है वो तुम्हारा। मेरे बेटे से दूर रहना, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। विराट बोला, तुम हमें रोक नहीं सकती उससे मिलने से। 7 साल तक तरसे हैं हम उसे देखने के लिए, उससे मिलने के लिए। तुम दोनों की तलाश में दर दर भटके हैं हम, और तुम कह रही हो कि हम उससे मिल नहीं सकते। दुनिया की कोई ताकत, कोई कानून हमें हमारे बेटे से मिलने से नहीं रोक सकता। परिणीता बोली, तुम्हें समझ में नहीं आता, मैंने तुमसे कहा कि वो तुम्हारा बेटा नहीं है, तुमने ये कैसे मान लिया कि वो तुम्हारा बेटा है? विराट बोला, क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो तुम? परिणीता बोली, वो दरअसल वो परिणीता नहीं चाहती थी कि विराट युवराज के जरिए उसकी जिंदगी में दोबारा से दाखिल हो, तो विराट से पीछा छुड़ाने के लिए उसने झूठ का सहारा लेने की कोशिश की। वो युवराज तुम्हारा बेटे नहीं है, वो किसी और का बेटा है। कहते हुए परिणीता की जुबान लड़खड़ा रही थी। उसने विराट को देखा। विराट उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। परिणीता ने एक नजर उसकी तरफ देखा, फिर अपनी नजरें उस पर से हटाकर दूसरी तरफ घूम गई और बोली, वो मेरी जिंदगी में कोई और आया था युवराज उसी? इससे पहले कि परिणीता आगे बोल पाती, विराट ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ घुमा लिया और अचानक एक जोर का तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। परिणीता को विराट से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वो अपने गाल पर हाथ रख के हैरानी से उसे देखती रह गई। पहली बार विराट को परिणीता पर इतना गुस्सा आया कि वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाया और उसका हाथ उठ गया। फिर वो उसी गुस्से भरे अंदाज में बोला, इतनी नफरत भरी है तुम्हारे दिल में हमारे लिए कि खुद अपने चरित्र पर कीचड़ उछाल रही हो ताकि हम युवराज से दूर हो जाएं, तुमसे दूर हो जाएं। क्यों परिणीता, क्यों ऐसा कर रही हो तुम? क्या लगा तुम्हें कि तुम अपने बारे में इतनी घटिया बात कहोगी और हम मान लेंगे? बस इतना ही समझती हो तुम हमें? परिणीता हैरानी से विराट को देखती रही। फिर विराट उसके करीब आया और उसे कंधों से पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम हमें समझो या ना समझो, मगर जिस परिणीता को हम जानते हैं उस परिणीता का चरित्र आईने की तरह साफ है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो परिणीता कभी अपने चरित्र से नहीं गिर सकती। उस परिणीता ने सिर्फ एक ही इंसान से प्यार किया है और वो इंसान था अजय। हमने जिस परिणीता को जाना और समझा है वो परिणीता एक आग है। उसकी मर्जी के खिलाफ अगर उसे कोई छूने की कोशिश भी करेगा तो वो जल जाएगा, जैसे आज तक हम जल रहे हैं। हम जानते हैं कि परिणीता मर सकती है मगर गिर नहीं सकती। परिणीता, हम तुम्हारे मुंह से भी तुम्हारी बुराई नहीं सुन सकते। इतने सालों में पहली बार अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर परिणीता का दिल रो दिया। 7 सालों में वो लोगों से अपने लिए ऐसे शब्द सुन रही थी जो उसके चरित्र को गिरा देते थे। सुनना और बर्दाश्त करना अब उसकी आदत बन गई थी, मगर आज विराट के मुंह से अपने बारे में इतना अच्छा सुनकर उसे अच्छा भी लग रहा था
और उसका दिल रो भी रहा था। उसके दिल को कुछ सुकून मिला। उसकी आंखों से जैसे बरसात होने लगी। विराट आगे बोला, हम मानते हैं परिणीता कि हमने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत था। उस वक्त हम तुम्हारे प्यार में इतना पागल हो गए थे कि ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि तुम किसी और की हो सकती हो। हम तुमसे प्यार करते थे तो तुम पर अपना हक समझते थे। हर हाल में बस तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते थे। अगर मर्जी से नहीं तो मजबूर करके ही सही, बस तुम्हें पाना चाहते थे। सोचा था कि जब तुम्हारा जिस्म हासिल कर लेंगे तो तुम मजबूर होकर हमसे शादी कर लोगी। फिर शादी के बाद हम तुम्हारा दिल भी जीत लेंगे। लेकिन लेकिन उसका अंजाम जो हुआ वो तो हमने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। परिणीता, हमने नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ इतना बुरा हो जाएगा। हमारा यकीन करो, हम तब से एक पल भी चैन से नहीं जी पाए हैं। तड़प रहे हैं, हम जल रहे हैं उस आग में जो खुद हमने ही लगाई थी। परिणीता, परिणीता प्लीज हमारा यकीन करो। हमने जो किया वो गलत था, मगर हमारा इरादा गलत नहीं था। वो हमारी वासना नहीं थी, हमारा प्यार था जो उस वक्त खुद गर्ज हो गया था। प्यार में हमसे वो गलती हो गई। परिणीता ने आंसू भरी आंखों से विराट को देखा, फिर गहरी नजरों से उसे देखकर बोली, गलती गलती हो गई। तुम्हारी उस गलती ने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। मेरा प्यार मुझसे छिन गया, मेरा मान सम्मान खो गया, मुझे मेरे ही घर से बेइज्जत करके निकाला गया और मेरी माँ भी मुझे छोड़ गई। और ये सब तुम्हारी उस सो कॉल्ड गलती की वजह से हुआ। विराट तड़प कर बोला, प्लीज प्लीज परिणीता, हमें माफ कर दो और हमारे साथ चलो। हम सब ठीक कर देंगे। हम एक नई दुनिया बसाएंगे, एक ऐसी दुनिया जिसमें कोई दुख नहीं होगा, सिर्फ खुशियां होंगी, सिर्फ प्यार होगा। और हम तुम्हारे उन सब ख्वाबों को पूरा करेंगे जो ख्वाब तुमने कभी देखे थे। परिणीता बोली, ख्वाब जो मैंने देखे थे तुम उन्हें पूरा करोगे, वो सब ख्वाब? विराट बोला, हाँ परिणीता, वो सारे ख्वाब हम पूरा करेंगे जो ख्वाब कभी तुमने देखे थे। हम तुम्हें एक नई दुनिया देंगे जिसमें पुराना कोई दर्द नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। क्या तुम्हारी उस दुनिया में मेरी माँ होगी? परिणीता की बात सुनकर विराट ने दर्द भरी नजर से परिणीता को देखा। परिणीता फिर आगे बोली, मेरे सपनों में अजय मेरे साथ था, क्या वो मेरे साथ होगा? और क्या मेरे वो लोग जिन्होंने मुझे मेरे घर से निकाल दिया, क्या तुम उन सब की नजरों में मेरे लिए वही प्यार, वही सम्मान ला सकते हो? विराट बोला, परिणीता प्लीज। परिणीता के सवालों से शर्मिंदा होकर विराट ने उसकी तरफ पीठ घुमा ली तो परिणीता उसके आगे आकर बोली, आप नजर क्यों चुरा रहे हो? बोलो ना, क्या तुम मेरे वो 7 साल लौटा सकते हो जो मैंने जिल्लत और अपमान में गुजारे हैं? लोगों ने मुझे अलग अलग नाम दिए, किसी ने बेगैरत कहा तो किसी ने बदचलन कहा, किसी ने चरित्रहीन कहा तो किसी ने उल्टा। परिणीता प्लीज चुप हो जाओ। क्यों क्यों चुप हो जाऊं? अभी तो और बहुत कुछ है, सुना नहीं जा रहा तुमसे। मगर मैंने सुना है तुम्हारे उस गुनाह की सजा जिसे तुम गलती का नाम दे रहे हो, उसकी सजा मैं 7 सालों से सह रही हूँ। तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि तुमसे प्यार में गलती हो गई, मगर मैंने क्या गलती की थी जो मुझे इतना कुछ सहना पड़ा? क्या किसी से प्यार करना गुनाह है? क्या कोई लड़की अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी नहीं चुन सकती? तुम कहते हो कि तुम सब ठीक कर दोगे, तो बोलो, क्या तुम मेरा वो सब लौटा सकते हो? अगर लौटा सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, जहां तुम ले जाओगे वहां चलूंगी। विराट आंखों में आंसू लेकर बोला, परिणीता प्लीज मुझे माफ कर दो। परिणीता बोली, कर दूंगी, बस तुम मेरे सवालों के जवाब दो। और अगर मेरे सवालों के जवाब नहीं है तुम्हारे पास तो फिर मेरी जिंदगी बर्बाद करने का हक तुम्हें किसने दिया? अगर तुमने प्यार में वो सब किया तो अपने प्यार के लिए मेरा प्यार उजाड़ने का हक तुम्हें किसने दिया? अगर तुम बिगड़ा हुआ कुछ ठीक नहीं कर सकते तो बिगाड़ने का हक तुम्हें किसने दिया? बोलो, जवाब दो। नहीं है ना कोई जवाब, तो फिर किस आधार पर तुम कह रहे हो कि तुम सब ठीक कर दोगे, मेरा हर सपना पूरा कर दोगे? अगर मैं ये मान भी लूं कि तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो भी तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती अपना रिश्ता बनाओ। तुम किसी को जबरदस्ती हासिल तो कर सकते हो, मगर किसी का प्यार नहीं पा सकते। विराट बोला, हम मानते हैं कि जबरदस्ती हम तुम्हारा प्यार नहीं पा सकते, तो तुम ही बताओ कि हम क्या करें, कैसे खुद को तुम्हारे काबिल बनाएं? परिणीता बोली, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरे काबिल बनने की। मैं तो तुम्हें अपने आसपास भी देखना नहीं चाहती, तो क्यों तुम चाहते हो मेरे काबिल बनना? प्रायश्चित करना चाहते हैं हम अपनी भूल का, खुद को इस लायक बनाना चाहते हैं कि तुम हमें माफ कर सको। जो मेरे साथ तुमने किया वो अगर तुम्हारे किसी अपने के साथ होता तो क्या तुम उसे माफ करते?
परिणीता के इस सवाल पर विराट कोई जवाब नहीं दे पाया। उसने खामोशी से अपनी नजरें झुका ली तो परिणीता उसकी झुकी नजरें देखकर बोली, बहुत आसान है दोस्तों से माफी की उम्मीद करना, मगर बात जब खुद पर आती है तो बात कुछ और हो जाती है। तुम्हारी ये दोगली बातें मुझ पर असर नहीं करने वाली। मेरी जिंदगी में ना तुम्हारे लिए कोई जगह थी और ना कभी होगी। तुम मेरी जिंदगी में झांकने की कोशिश मत करना। तुम्हारी वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी हूँ मैं, अब और नहीं कर पाऊंगी। युवराज से दूर रहना वरना अच्छा नहीं होगा। परिणीता विराट को चेतावनी देकर जाने लगी तो वो बोला, क्यों तुम चाहती हो कि हम युवराज से ना मिले? क्या तुम जानती भी हो कि युवराज अपने पापा से कितना प्यार करता है? तरस रहा है वो अपने पापा से मिलने के लिए। क्यों तुम उस छोटे से मासूम बच्चे की मासूम उमंगों को अपनी नफरत की आग में जलाना चाहती हो? वो मासूम तो तुम्हारी इस नफरत की वजह भी नहीं जानता। परिणीता गुस्से से पलटी और विराट को नफरत से देखते हुए बोली, वो अभी छोटा है, अपनी माँ के दर्द को नहीं समझ सकता, मगर तुम तो समझते हो। तो फिर तुम क्यों उसके मासूम जज्बातों से खेलना चाहते हो? उसकी भावनाओं का फायदा उठाकर अपनी कोई सी नई चाल को अंजाम देना चाहते हो? एक बार ऐसा ही तुमने मेरे साथ किया था, आज वही चाल तुम युवराज पर चल रहे हो। कितने घटिया इंसान हो तुम, हर किसी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना कितने अच्छे से जानते हो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? कौन सी चाल, कैसा फायदा? युवराज हमारा बेटा है, उससे हम क्यों कोई चाल चलेंगे? क्या फायदा उठाएंगे हम उससे? अगर हम कोई चाल चल रहे होते तो हम उसे उसके पापा बनकर मिलते, उसके पापा के दोस्त नहीं। मगर तुम घबराओ मत परिणीता, जब तक तुम चाहोगे नहीं हम उसे नहीं बताएंगे कि हम उसके अंकल नहीं उसके पापा हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इससे तुम्हें तकलीफ होगी और हम तुम्हें अब और कोई तकलीफ देना नहीं चाहते। वाह, परिणीता व्यंग से हंसी। मुझे तकलीफ नहीं देना चाहते, ये तो वही कहावत पूरी हो गई, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली। विराट बोला, तुम चाहे कुछ भी कहो ये समझो, मगर हम तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकते। तो फिर दूर चले जाओ हमारी जिंदगी से। हम जाने के लिए नहीं आए हैं परिणीता, तुम्हें भले ना हो, मगर हमारे बेटे को हमारी जरूरत है और अपने बेटे के लिए तुमसे तो क्या, हम भगवान से भी टकरा सकते हैं। परिणीता ने नफरत भरी आंखों से विराट को देखा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास देखकर एक पल के लिए परिणीता घबरा गई, मगर फिर अगले ही पल उसने अपने आप को संभाला और बोली, मैं भी देखती हूँ कि तुम मेरे बेटे को कैसे मुझसे छीनते हो। एक औरत तुमसे हारी थी, मगर एक माँ से टकराने की कोशिश मत करना, क्योंकि माँ अपने बच्चे के लिए हर हद से गुजर जाती है। अगर तुम एक माँ से टकराओगे तो मुंह के बल गिरोगे। कहकर परिणीता रुकी नहीं, तेज तेज चलती हुई वहां से चली गई। विराट अपने आप से बोला, हम युवराज को तुमसे छीनने नहीं आए परिणीता, हम तो तुम्हें और युवराज को अपने साथ ले जाने आए हैं। और अब अपने बेटे से मिलने के बाद तो हम हरगिज तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकते। जो जिंदगी तुम जी रही हो उसे देखकर हम कैसे चले जाएं? तुम्हें इस हाल में छोड़कर हम नहीं जा सकते परिणीता, हम नहीं जा सकते। परिणीता के मना करने के बावजूद भी विराट युवराज से मिलता रहा, मगर अब वो युवराज को वक्त पर घर छोड़ देता। युवराज के रिक्शे वाले को उसने कुछ पैसे देकर बताया कि वो युवराज के पापा के परिवार से है। परिणीता उसके पापा से नाराज है, इसलिए वो उसका युवराज से मिलना पसंद नहीं करते, इसलिए वो युवराज से परिणीता से चोरी से मिलता है। रिक्शे वाले को जब उसने यकीन दिलाया कि वो युवराज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और इससे उसकी नौकरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो रिक्शा वाला मान गया। युवराज को भी विराट ने कह दिया कि वो इस बारे में अपनी मम्मा को अभी कुछ न बताए। युवराज को भी उससे मिलना अच्छा लगता था, तो वो भी विराट की बात मान गया और उसने भी परिणीता को विराट के बारे में कुछ नहीं बताया। एक दिन विराट अपने केबिन में बैठा एक फाइल देखने में बिजी था। उसके टेबल पर एक कंप्यूटर था जिस पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए पूरे ऑफिस में क्या हो रहा है वो सब देख सकता था, और उसके जरिए जब भी उसका मन चाहता वो परिणीता को देखता रहता। आज भी कुछ देर के लिए फाइल से नजर हटाकर विराट कंप्यूटर में देखने लगा। पूरे स्टाफ पर नजर मारते हुए अचानक एक जगह पर उसकी नजर ठहर गई। विराट को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने कैमरा जूम करके देखा, हॉल में मैनेजर खड़ा लगातार एक तरफ देखे जा रहा था। विराट ने ध्यान से देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। विराट ने मैनेजर की आंखों में देखकर अंदाजा लगा लिया कि उन आंखों में क्या था और उसके मन में क्या चल रहा था। विराट ने मैनेजर की आंखों की दिशा में देखा कि वो किस तरफ देख रहा था, तो उसने देखा कि हॉल में मैनेजर जहां खड़ा था उसकी कुछ दूरी पर ही परिणीता अपनी कुर्सी पर बैठी अपने काम में मगन थी। उसका पूरा ध्यान अपने कंप्यूटर पर अपने काम में था।
विराट ने देखा कि परिणीता की साड़ी का आंचल सरक कर कंधे से नीचे गिर गया था, जिसका शायद परिणीता को अंदाजा नहीं हुआ था। और मैनेजर एकटक अपनी वहशियाना नजर उसके ऊपर गड़ाए हुए था। विराट को जब ये आभास हुआ तो उसके गुस्से का ठिकाना ना रहा। विराट ने पहले भी कई बार नोटिस किया था कि मैनेजर परिणीता को गलत नजर से देखता था, मगर तब विराट ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। मगर आज तो उसने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी थी। उसका जी चाहा कि वो जाकर मैनेजर को ऐसा सबक सिखाए कि वो जिंदगी भर किसी औरत को बुरी नजर से ना देखे। मगर फिर उसे परिणीता का ख्याल आया, इससे परिणीता का नाम ऑफिस में उछाला जाएगा। ये ना परिणीता को अच्छा लगेगा और ना खुद उसे। विराट ने तुरंत परिणीता के टेबल पर फोन लगाया और लगभग उसे डांटते हुए बोला, परिणीता, अपनी साड़ी का आंचल ठीक से लो। परिणीता ने झट से अपनी साड़ी का आंचल ठीक किया और इधर उधर देखने लगी। विराट फिर बोला, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें नहीं दिखेंगे। तुम्हारे सामने मैनेजर खड़ा है, उसे हमारे केबिन में भेजो। और हाँ, ये तुम्हारा घर नहीं ऑफिस है। यहाँ अपने काम के साथ अगर थोड़ा ध्यान अपने ऊपर भी रखोगी तो ये तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा और दूसरों के लिए भी। कहकर विराट ने फोन काट दिया। मैनेजर केबिन का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर विराट का जी चाहा कि वो उसकी उन आंखों को उसके चेहरे से नोच डाले जो आंखें परिणीता की तरफ गंदे इरादे से उठी थी। मगर वो जानता था कि ऐसा करने से परिणीता की ऑफिस में बदनामी होगी, इसलिए वो अपने आप को शांत करते हुए बोला, क्या हम पूछ सकते हैं कि आप बाहर क्या कर रहे थे? मैनेजर घबरा कर बोला, सर मैं। विराट गहरी नजर से मैनेजर को देखते हुए बोला, जी आप। सर बस ऐसे ही मैं देख रहा था कि सब लोग अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। स्टाफ पर नजर रखना भी तो जरूरी है ना। विराट गुस्से में बोला, तो क्या आपको यहाँ काम कर रही औरतों के फिसले हुए आंचल देखने की सैलरी मिलती है? मैनेजर हकलाते हुए बोला, जी 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 नहीं सर, ऐसी बात नहीं, मैं तो वो सर। विराट की बात सुनकर मैनेजर एकदम से हड़बड़ा गया था। अभी अभी बाहर तुम जो हरकत कर रहे थे हमने वो देखी। यहाँ कौन कैसे काम कर रहा है और किसे कैसे देख रहा है, हमारी हर किसी पर नजर रहती है और यही हमारा काम है कि हम अपने हर एम्प्लॉय पर नजर रखें। हमें पूरी जानकारी रहती है कि किसकी नज़र कहाँ और किस पर फिसल रही है, और तुम्हारी नज़र हमें कुछ अच्छी नहीं लगी। मैनेजर बोला, आई एम सॉरी सर। फिर वो कुछ बेशर्मी से बोला, मगर सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सामने जब नज़ारा ही ऐसा देखने लायक होगा तो कोई कैसे अपनी आंखों पर कंट्रोल करेगा। विराट गुस्से में बोला, शट अप, अपनी इन नजरों को अपने काबू में रखो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि इनके फिसलने की वजह से एक दिन तुम्हारी नौकरी ही तुम्हारे हाथ से फिसल जाए। सो बी केयरफुल, आज जो हरकत की है दोबारा ना होने पाए वरना। जी सर, बिल्कुल नहीं होगी सर, आइंदा से मैं पूरा ख्याल रखूंगा। हमारी नजर तुम पर ही रहेगी, कुछ भी गलत हुआ तो समझ गए ना? जी सर समझ गया। ये कहकर घबराया सा मैनेजर कैबिन से बाहर निकल गया। एक दिन पूनम ऑफिस आने में काफी लेट हो गई थी। वो जल्दी जल्दी से हड़बड़ाहट में भागते हुए ऑफिस के गेट के पास खड़े विराट से टकरा गई। पहले तो उसने टकराने वाले पर ध्यान नहीं दिया और एकदम से बोली, दिखाई नहीं देता तुम्हें? मगर फिर जैसे ही उसने विराट को देखा तो उसके होश ही उड़ गए। वो आंखें फाड़े घबराई सी अवस्था में विराट को देखती रह गई। सर आप, आई एम सॉरी सर, वो मैंने आपको देखा नहीं। आई एम रियली वेरी सॉरी सर। फिर अचानक उसकी नजर नीचे जमीन पर पड़ी। विराट को वॉलेट नीचे गिरा हुआ था। उस वक्त वो अपनी गाड़ी के पास आ रहा था और वो अपने वॉलेट में कुछ ढूंढ रहा था। वो कहीं जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठने वाला था। इससे पहले कि विराट अपना वॉलेट अपनी जेब में रखकर गाड़ी में बैठा, तभी उससे पूनम टकरा गई। विराट का वॉलेट नीचे गिरा देखकर पूनम ने जल्दी से वॉलेट नीचे से उठा लिया और हड़बड़ाई सी पूनम वॉलेट को अपने दुपट्टे से साफ करने लगी। साफ करने की जरूरत नहीं है, लाइए हमें दीजिए। पूनम बोली, नहीं सर, इसमें मिट्टी लग गई होगी, मैं साफ कर देती हूँ, आखिर मेरी वजह से ही तो गिरा है। इट्स ओके, दीजिए हमें। अपने दुपट्टे से साफ करते हुए पूनम ने अचानक वॉलेट को खोल दिया और वॉलेट के अंदर जो देखा उसे देखकर हैरान रह गई। विराट के वॉलेट में परिणीता की फोटो लगी थी। उसके वॉलेट में परिणीता की फोटो देखकर पूनम बुरी तरह से चौंक गई। उसने हैरान और प्रश्न भरी नजर से विराट को देखा तो विराट ने उसके हाथ से अपना वॉलेट पकड़ लिया और बोला, तुम इस वक्त ऑफिस आ रही हो क्या? हर रोज इसी समय आती हो? पूनम बोली, नहीं नहीं सर, वो दरअसल आज मेरी बस छूट गई थी, फिर दूसरी बस आने के इंतजार में देर हो गई। अब यहाँ क्यों खड़ी हैं? जाइए, जाकर अपना काम कीजिए। जी जी सर।
पूनम अपने आप से बोली, परिणीता की फोटो विराट सर के वॉलेट में? मगर क्यों? अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं सर को यहाँ आए हुए। वो तो अभी ठीक से परिणीता को जानते भी नहीं, फिर क्यों उन्होंने परिणीता की फोटो अपने वॉलेट में रखी है? हैरान परेशान सी पूनम सोचती हुई अपने टेबल पर जा बैठी, मगर अभी भी उसके दिमाग में वही सवाल चल रहा था। उसे देखकर परिणीता ने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग पूनम जी। पूनम ने परिणीता को कोई जवाब नहीं दिया तो परिणीता हैरानी से बोली, क्या बात है पूनम, किन गहरी सोचों में गुम हो? नहीं, कहीं नहीं। फिर वो अपने मन में बोली, क्या मुझे परिणीता को बताना चाहिए? नहीं, खामखा परेशान हो जाएगी। वैसे ही कम प्रॉब्लम्स नहीं है उसके जीवन में। परिणीता बोली, पूनम कहाँ खो गई? पूनम बोली, नहीं, कहीं नहीं। वो दरअसल आज बहुत लेट हो गई थी ना, तो फिर पूनम ने परिणीता को विराट से टकराने वाली बात बता दी। मैं तो बहुत डर गई थी, मुझे लगा कि आज तो मेरी नौकरी गई। परिणीता बोली, अगर लेट आने की आदत ही बना लोगी तो कभी तो इसकी सजा मिलेगी ही ना। पूनम मुस्कुराते हुए बोली, हमारे सर कितने अच्छे हैं ना, मुझे कुछ नहीं कहा उन्होंने। परिणीता उसकी बात का जवाब दिए बिना अपना काम करने लगी। परिणीता को देखकर पूनम फिर से सोच में पड़ गई। आखिर विराट सर ने क्यों रखी है परिणीता की फोटो अपने वॉलेट में? क्या वो परिणीता को पहले से ही जानते हैं? मगर परिणीता ने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की तो फिर क्या मुसीबत है? वो बॉस है, उनसे पूछ भी नहीं सकती। अगर उन्हें बुरा लग गया तो सीधा गेट से बाहर कर देंगे, मगर पता तो करना ही होगा। आखिर ये माजरा क्या है? हर रोज पूनम छुट्टी के बाद 2 घंटे ओवर टाइम लगाती थी, मगर परिणीता कभी ओवर टाइम नहीं लगाती थी। मिस्टर कपिल के वक्त भी कोई उसे छुट्टी के बाद रुकने के लिए मजबूर नहीं करता था। वो जानते थे कि उसका बच्चा छोटा है और उसे माँ की जरूरत है। छुट्टी के बाद पूनम बस स्टॉप पर खड़ी बस का इंतजार कर रही थी कि तभी अचानक एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। अपने पास रुकी गाड़ी को देखकर पूनम थोड़ी घबराकर पीछे हट गई। फिर उस गाड़ी का शीशा खुला तो पूनम देखकर हैरान रह गई। कार में विराट बैठा था। उसे देखकर पूनम मुस्कुराकर बोली, सर आप? मैं तो घबरा गई थी कि पता नहीं कौन मेरे पास आकर रुक गया। अपनी आंखों से स्टाइलिश चश्मा हटाकर विराट अपनी कार की खिड़की से झांक कर बोला, गाड़ी में बैठो, हम तुम्हें ड्रॉप कर देते हैं। नहीं सर, मेरी बस आने वाली है, मैं चली जाऊंगी। विराट बोला, इट्स ओके, हम छोड़ देंगे, बैठो। विराट ने अपने साथ वाली सीट का दरवाजा खोल दिया तो पूनम विराट के साथ वाली सीट पर बैठ गई। विराट अपने साइड की खिड़की का शीशा बंद करके गाड़ी चलाने लगा। फिर वो पूनम से बोला, अपनी सीट बेल्ट लगा लो और किस साइड जाना है बता देना। जी सर। पूनम ने अपनी सीट बेल्ट लगाया और विराट को अपने घर का रास्ता बताने लगी। कुछ देर बाद विराट पूनम से बोला, तुम कब से यहाँ काम कर रही हो? पूनम बोली, यही कोई 5-6 साल से। परिणीता से पहले या बाद से? परिणीता का जिक्र विराट के मुंह से सुनकर पूनम चौंक गई, मगर वो सामान्य होकर बोली, पहले से। विराट बोला, ओहो, काफी अच्छी दोस्ती लगती है तुम दोनों में। क्या जानती हो तुम परिणीता के बारे में? पूनम बोली, उतना ही जितना सब जानते हैं। दरअसल वो अपने बारे में ज्यादा बात नहीं करती। खैर, तुम अपने बारे में कुछ बताओ। पूनम बोली, सर मैं क्या बताऊं अपने बारे में? विराट बोला, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में। पूनम बोली, सर मेरे परिवार में मेरी माँ है, पापा हैं जो चल फिर नहीं सकते, एक छोटी बहन और उससे छोटा भाई है जो अभी पढ़ रहे हैं। तो घर की सारी जिम्मेदारी तुम पर है? जी सर, पापा के पैरालाइज अटैक के बाद उनकी दोनों टांगें बेकार हो गई, तब से घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही है। शादी नहीं की अब तक? पूनम बोली, सर मेरे परिवार के हालात मुझे शादी की इजाजत नहीं देते। विराट बोला, कभी सोचा तो होगा शादी के बारे में? पूनम को अजीब लग रहा था विराट का उससे इस तरह के सवाल पूछना, मगर वो सामान्य होकर जवाब देती गई। पूनम बोली, सोचा था सर, मगर उसे मेरी जिम्मेदारियां बोझ लगती थी। उसने मुझे दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए कहा, तो मैंने उसका साथ छोड़कर अपने परिवार का दामन थाम लिया। अब वही मेरे लिए सब कुछ है। विराट ने पूछा, तकलीफ नहीं हुई जिसे चाहा उसको छोड़ते हुए? हुई सर, थोड़ी सी तो हुई, मगर अपने परिवार के आगे वो तकलीफ कुछ भी नहीं थी, इसलिए जिंदगी आगे बढ़ गई और बिछड़ने का गम पीछे छूट गया। विराट बोला, क्या इतना आसान है अपने प्यार को भुला देना? आसान तो नहीं होता सर, मगर ये जो जिंदगी है ना, इसके पास हर जख्म की दवा है। इसकी उलझनों में उलझकर इंसान हर दर्द भुला देता है। विराट बोला, काश हर इंसान ऐसा सोच पाता।
पूनम विराट को रास्ता बताती रही और विराट गाड़ी उस तरफ घुमाता रहा। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे। पूनम के मन में कई बार आया कि वो उससे परिणीता की फोटो के बारे में पूछे, मगर जितनी बार भी पूछने के लिए मुंह खोलती, जुबान पर शब्द ही नहीं ला पाती। अगर बॉस को उसकी बात बुरी लग गई तो उसकी नौकरी तो चली ही जाएगी। कुछ देर तक जब वो कुछ नहीं बोली तो विराट बोला, कुछ कहना चाहती हो या कुछ पूछना चाहती हो? नहीं नहीं तो हमारे वॉलेट में परिणीता की फोटो को लेकर सोच रही हूँ। पूनम सुनकर चौंक गई और हैरानी से विराट को देखती रह गई। विराट आगे बोला, हम जानते हैं तुमने सुबह हमारे वॉलेट में परिणीता की फोटो देख ली थी और हम ये भी जानते हैं कि इस वक्त तुम्हारे मन में उसको लेकर कई तरह के सवाल हैं जो तुम मुझसे पूछना चाहती हो। हाँ सर, मैं पूछना तो चाहती थी मगर डर रही थी कि कहीं हम बुरा ना मान जाएं। पूनम बोली, जी सर। विराट बोला, तो पूछो क्या पूछना चाहती हो, हम बुरा नहीं मानेंगे। सर, परिणीता वैसी लड़की नहीं है जैसी आप सोच रहे हैं, वो बहुत शरीफ लड़की है। विराट बोला, हम जानते हैं। पूनम बोली, तो फिर क्यों सर? अचानक विराट ने गाड़ी रोक दी। पूनम घबरा गई। उसे लगा शायद विराट बुरा मान गया। कुछ पल तक विराट गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील पकड़कर बैठा रहा। पूनम हैरानी से उसे देखती रही। फिर अचानक वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। पूनम भी गाड़ी से नीचे उतर गई और सहमी सी आवाज में पूछा, सर क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? वो बोला, हम परिणीता से प्यार करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। पूनम हैरानी से बोली, जी? पूनम को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। सर, आप परिणीता से शादी? हाँ सर, ये जानते हुए भी कि उसका एक बच्चा है। विराट बोला, तुम जानती हो क्या कि उसके बेटे का पिता कौन है? पूनम गुस्से में बोली, नहीं सर, और मैं जानना भी नहीं चाहती उस इंसान के बारे में जो परिणीता की जिंदगी को दागदार करके खुद मजे से जी रहा है। सर, एक बार अगर वो मुझे मिल जाए तो ऐसा मजा चखाऊंगी उसे कि जिंदगी भर फिर किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। जल्लाद कहीं का, एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। हम हैं युवराज के पिता, विराट ने एक ही झटके से कह दिया। सुनकर पूनम भौचक्की रह गई। वो हैरानी से विराट का मुंह ताकती रह गई। आप? हाँ हम। बोलो क्या सजा दोगी हमें? पूनम बोली, आपने क्या परिणीता से बुला? पूनम के मुंह से ये शब्द सुनकर विराट ने हैरानी से उसे देखा। तुम जानती हो? फिर थोड़ा रुककर वो आगे बोला, हाँ दुनिया उसे वही कहेगी, मगर हमने वो नहीं किया। हम प्यार करते थे उससे, आज भी करते हैं। पूनम की आंखों में गुस्सा भर गया। प्यार? ये कैसा प्यार था सर, जिसने एक हंसती खेलती जिंदगी को तबाह कर दिया? इसे आप प्यार कैसे कह सकते हैं? अगर प्यार ऐसा होता है तो भगवान न करे कि कभी भी किसी को किसी से प्यार हो। विराट बोला, तुम ठीक कह रही हो, ये बात आज हमारी समझ में आ चुकी है, मगर उस वक्त सिर्फ एक ही जुनून था कि किसी भी हाल में परिणीता को हासिल करना है। बस उसी जुनून में हम वो गुनाह कर बैठे। पूनम बोली, आपने देखा है परिणीता को सर? आई एम श्योर ये परिणीता उस 7 साल पहले वाली परिणीता से बिल्कुल अलग होगी। मैं 5 साल से देख रही हूँ इसे, ऐसे ही है वो। जिंदगी से जैसे कोई उम्मीद ही नहीं रही, न खुल के हंसती है और न ही रोती है। सजना संवरना तो छोड़ो, शायद उसने कभी अपने आप को आईने में ठीक से देखा तक नहीं होगा। इन 5 सालों में सपने देखने से भी डरती है, न कोई खुशी उसे हंसाती है और न कोई गम उसे रुलाता है। एक बेजान सी जिंदगी जी रही है वो। विराट बोला, देखा हमने, हम जानते हैं हमने उसकी जिंदगी दुखों से भर दी है। हमने ऐसा कभी नहीं चाहता। हम तो उसे हमेशा हंसते हुए देखना चाहते थे, दुनिया की हर खुशी उसे देना चाहते थे, मगर हमने उसे दुखी दुख दे दिए। पूनम बोली, एक बात समझ में नहीं आई सर, आप दोबारा उसकी जिंदगी में क्यों आए हैं? ये फैक्ट्री आपने परिणीता की वजह से ही खरीदी है ना? आप जानते थे कि परिणीता यहाँ नौकरी करती है ना सर? फिर विराट ने पूनम को सारी बात बता दी और अपने आने का मकसद भी बता दिया। सुनकर पूनम बोली, मुझे नहीं लगता सर कि परिणीता आपको कभी भी माफ कर पाएगी। परिणीता की जगह अगर मैं होती तो मैं भी माफ नहीं कर पाती। मैं जानती हूँ सर कि इसके लिए आप शायद मुझे नौकरी से भी निकाल दें, मगर फिर भी मैं कहूंगी कि आपने परिणीता के साथ जो किया वो ना सिर्फ शर्मनाक है बल्कि प्यार के नाम पर एक कलंक है। क्या प्यार ऐसा भी होता है? मुझे यकीन नहीं होता। क्या कसूर था उसका कि आपके प्यार को अपनाने से इनकार कर दिया? तो उसकी आपने उसे इतनी बड़ी सजा दी। कितनी बदनसीब है परिणीता। उसकी जिंदगी में उसे 2 चाहने वाले आए, मगर दोनों ही दुख के सिवा उसे कुछ नहीं दिया।
विराट पूनम की बातें चुपचाप सुनता रहा क्योंकि वो जानता था कि पूनम का एक एक शब्द सही है, मगर मन में वो खुश भी हो रहा था कि परिणीता के पास इतनी अच्छी दोस्त है जो उसकी इतनी फिक्र करती है। वो बोला, तुम्हारी हर बात सही है पूनम, और हम अपनी गलती मानते हैं, मगर अब हम परिणीता को वो सारी खुशियां देना चाहते हैं जो हमने उससे छीन ली थी। हम उसे अपने साथ ले जाने आए हैं, अपनी पत्नी बनाकर अपने बेटे युवराज को उसका अधिकार देना चाहते हैं, उसे पिता का नाम और प्यार देना चाहते हैं, और इसमें हमें तुम्हारी मदद चाहिए। पूनम बोली, मेरी मदद? मेरी कैसी मदद सर? विराट बोला, परिणीता तो हमारी बात तक सुनने को तैयार नहीं है। इस ऑफिस में भी हम उसे 2 महीने से ज्यादा रोक नहीं पाएंगे। पूनम, इन 2 महीनों में तुम उसे हमारे करीब लाने में हमारी मदद करो। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं ऐसा नहीं कर सकती। परिणीता मेरी दोस्त है, मैं अपने दोस्त से गद्दारी नहीं कर सकती। इसमें गद्दारी कैसी? क्या तुम नहीं चाहती कि परिणीता खुश है, वो एक अच्छी जिंदगी जिए, युवराज को वो सब मिले जो उसका है, उसके पिता का नाम और प्यार? परिणीता गुस्से में इस बात को समझ नहीं रही है, मगर तुम तो समझो, वो जैसी जिंदगी जी रही है, क्या तुम चाहती हो कि वो जिंदगी भर ऐसे ही दुख में जिए? क्या तुम उसे खुश नहीं देखना चाहती? पूनम बोली, मैं चाहती हूँ सर, मैं चाहती हूँ कि वो खुश रहे और एक अच्छी जिंदगी जिए। तो फिर पूनम, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। लेकिन सर, परिणीता को अगर पता चल गया तो वो मुझसे अपनी दोस्ती तोड़ देगी। विराट बोला, लेकिन ये भी तो सोचो कि तुम्हारी वजह से उसकी जिंदगी संवर जाएगी, युवराज को उसका हक मिलेगा और परिणीता को एक सुरक्षित और खुशियों भरी जिंदगी। पूनम, हम जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानेंगे अगर तुम परिणीता को हमारी जिंदगी में ले आई तो। पूनम बोली, सर क्या आप सचमुच परिणीता से इतना प्यार करते हैं कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं? विराट बोला, हाँ पूनम, हम उसे बहुत प्यार करते हैं। आज से नहीं, जब उसे पहली बार देखा था तब से। अपने जुनून में हमने उसे बहुत दर्द दिए हैं, मगर अब हम उसे एक खुशियों भरी जिंदगी देना चाहते हैं, उसका हर सपना पूरा करना चाहते हैं। पूनम बोली, ठीक है सर, अगर बात परिणीता की खुशियों की है, युवराज के हक की है, तो मैं आपकी मदद करूंगी। मुझसे जितना हो सकेगा मैं परिणीता के लिए करूंगी सर। पूनम की बात सुनकर विराट के होठों पर मुस्कान और आंखों में खुशी की चमक आ गई। फिर वो गाड़ी में बैठकर पूनम को उसके घर छोड़ आया। आगे क्या होगा? परिणीता के दिल में विराट कैसे अपनी जगह बनाएगा? अब कौन सा पहाड़ परिणीता के ऊपर टूटने वाला है? क्या परिणीता का व्यवहार अब विराट के लिए बदल जाएगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।